आज की काबीना की मीटिंग का जो समरी है या जो फ़ैसले हैं उनको जो सुनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो आज मुझे दी गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात के मुताबिक आज काबीना की जो ब्रीफिंग है वो मैं दे रहा हूँ। तो शुरू कर लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनसे जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो अखबारात हैं उनकी एक हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कॉटन और यौन मंगाने की जो इजाज़त है वो दे दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मीडिया के स्पेशली दोस्त हैं और स्पेशली जो न्यूज़ एडिटर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत के अंदर बहुत मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर फ़ैसला साजी होती है और उसके बाद जो हतमी फ़ैसला साजी होती है वो काबीना में आके होती है। जो इकनॉमिक काउंसिल का जो फ़ैसला है वो एक रिकमेंडेशन की हैसियत रखता है हुकूमत के लिए, ये काबीना के लिए, वो उसको मानना लाजमी नहीं है और सिर्फ उस वक़्त फ़ैसला हतमी होता है जब काबीना उसकी अप्रूवल दे दे। आज जो हेडलाइन छपी कि पाकिस्तान ने कोई हिंदुस्तान से जो टेक्सटाइल के ज़मन में तो हिंदुस्तान से जो टेक्सटाइल के ज़मन में तजारत का फ़ैसला किया है वो दुरुस्त नहीं थी। ये ईसीसी की रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन वफाकी काबीना ने इस तरह का कोई फ़ैसला जो है नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है और पोजीशन ये है कि जब तक कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का कब्ज़ा है और जो पोजीशन चेंज करने की कोशिशें हैं वो वापस नहीं होती, इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो उस छलनी से गुजारे जाएंगे जो कि इस ज़मन में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतय्यन की है। लिहाजा ये कहना कि ईसीसी के फ़ैसले को कोई हुकूमती फ़ैसला समझा जाए ये दुरुस्त नहीं है और इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फ़ैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है, नंबर वन। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को और उसमें उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी सारी जो ख़ित्ता है उसके लिए एक अच्छी बात है, हमारी मईशत जो है उससे तरक्की करती है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ख़त लिखा, जो वापस जवाब दिया नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें उन्होंने जब अमन की बात की तो साथ ही इस अमर पर भी ज़ोर दिया कि आप कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़ें। जो हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है और अगर आप अमन चाहते हैं आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, आज काबीना ने जो यही पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बिलखसूस इस पोजीशन को रीअट्रेट किया है, इसके ऊपर दोबारा ज़ोर दिया है और इसी पोजीशन को ले कर के हम आगे बढ़ेंगे। और अब भी हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मईशत में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पहली शर्त यही होगी कि वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाए। दूसरा अहम फ़ैसला जो आज काबीना ने किया, कोविड के ऊपर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोविड केसेस में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और जो तीसरी लहर है हम उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड का मुकाबला, कोरोना का मुकाबला इस तरह से किया कि आलमी दुनिया ने उसकी मिसालें दी। जब शुरू में ये फरवरी में जब ये कोविड पाकिस्तान में आया
उससे उस वक्त जब जो इक़दामात हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर लिए, जो इक़दामात हमने अंदरूनी पाकिस्तान लिए, उसकी कोई मिसाल बैरूनी दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने कोरोना की पहली दोनों लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। आज जो तीसरी लहर जारी है, इस पे ज़ाहिर है कि बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं, और इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हम कोरोना की लहर का उसी मुनज़्ज़म अंदाज से मुकाबला करें जिस तरह हमने पहली दो लहरों का मुकाबला किया था। और आज जो काबीना ने इस ज़मन में अहम फ़ैसला किया है वो 2 वैक्सीन इस वक्त, आप पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, 98% जो पाकिस्तानी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन अवेलेबल होगी, और ये तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान अपने पैसों से मंगवा के या जो उसे अतिया मिलेगा उससे मंगवा के 98% पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 2% पाकिस्तानी जो क्यू में नहीं लगना चाहते, जो लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए हमने फैसला किया था कि हम प्राइवेट वैक्सीन की भी इजाज़त दे दें। अब प्राइवेट वैक्सीन में 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जो इम्पोर्टर है वो वैक्सीन दुनिया में तलाश करके लाता है, क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल नहीं है। जब वो तलाश करके लाता है तो वो उसको अपनी मनमानी कीमत पे बेचना चाहता है। अब एक तरफ हम चाहते हैं कि वो 2% पाकिस्तानी या 3% पाकिस्तानी जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते और लाइन जंप करके अपने पैसों से लगवाना चाहते हैं, हम उनको ये सहूलत देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी एक बिल्कुल कतई मौक़िफ़ है कि लोगों को लूटने की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए एक बैलेंस्ड पोजीशन जो है वो एक क्रिएट करनी है। इस वक्त 2 वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। एक रूसी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक है, और एक चाइनी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम कैंसाइनो है। जो स्पुतनिक का जो रेट है उसके ऊपर एक तनाज़ा है जो कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। जो ही सिंध हाई कोर्ट का हतमी फ़ैसला उसमें आएगा तो स्पुतनिक की जो प्राइस है वो उसके मुताबिक फ़िक्स होगी। फ़िलहाल कैंसाइनो की जो प्राइस है वो 4,225 रुपये फ़िक्स की गई है। ये जो कैंसाइनो चाइना का जो इस वक्त टीका है या जो जैब है ये एक लगता है। बाकी आपको मालूम है कि तमाम जो वैक्सीन्स हैं, फाइज़र है या मॉडर्ना है या बाकी जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये सारी वैक्सीन 2-2 जैब्स लगती हैं। लेकिन ये जो चाइना का ये जो कैंसाइनो है इसकी एक डोज जो है वो काफ़ी है, और इसकी कीमत 4,225 रुपये जो है वो रखी गई है। इसके साथ सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन एक और है जो कि एक लगती है। लेकिन बहरहाल इससे हमने एक वैक्सीन का मसला हल कर दिया है। दूसरी वैक्सीन का जो ही हाई कोर्ट से ये डिसीजन आता है हम उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ एक और बहुत बड़ी जो कामयाबी हमें हासिल हुई है वो हेल्थ कार्ड्स हैं। देखिए, अब आज काबीना ने फ़ैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम शहरियों को भी जो सेहत कार्ड है उसकी सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी, और उसका दायरा कार जो है अब खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शहरियों को ये सहूलत हासिल है। अब इस्लामाबाद में और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को भी ये सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। और आपको मालूम है कि सेहत वज़ीर-ए-आज़म साहब के दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत उनका जो दिल है वो इसके लिए धड़कता है, दुखता है। तो उन्होंने ख़ुद भी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया, और उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को हम मुफ्त इलाज की तरफ जो है वो लेके जाएँ। 43 कंपनियों की नई कीमत जो है, 43 जो दवाइयाँ हैं उनकी नई कीमत का भी तयन किया गया है। किसी दवाई की कीमत में इजाफ़ा जो है वो नहीं किया गया। नई कीमतों का तयन हुआ है लेकिन नई जो इजाफ़ा है वो नहीं किया गया। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी में बेहतरी लाने और डिलीवरी को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस, और इत्तेफाक से उस दिन भी मैंने ही की थी, हमने आपको बताया था कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कवानीन में तब्दीली लाई गई है, और उस तब्दीली के बाद जो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट हैं उनको निकालने का जो तरीक़ाकार है उसको सहल बना दिया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज काबीना को ये हदायत की है कि अपने जो महकमे हैं उनके अंदर झांकें, और जो अफसरान
सहल पसंद हैं और काम नहीं कर पा रहे, उनको हुकूमत से फारिग करके घर भेजने की तैयारी करें। और उसके लिए जो है वो जो रूल्स हैं वो पहले ही बना दिए गए हैं और उसके मुताबिक जो है वो अमल करना चाहिए। एक और अहम जो फ़ैसला है वो ब्रॉडशीट की जो रिपोर्ट है वो आज रिलीज़ की गई है। ब्रॉडशीट के ऊपर काफ़ी मीडिया में बातें जो हैं वो हो चुकी हैं, लिहाजा मैं बहुत तफसील से उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें जो आपकी दिलचस्पी के लिए होंगी। 5 लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफ़ी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, ग़ुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासत साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हज़रात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा ब्रॉडशीट कमीशन ने एक बहुत ही अहम जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि 2011 और 2017 के दरमियान जो नैब का जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो एहतसाब का जो अमल था, उसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ नैब। ये सबसे ज़्यादा जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2017 के दौर में थी। और आपको मालूम है कि इसमें उस वक़्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे, उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल्स और बाकी जो लोग थे, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से स्विस अकाउंट्स और उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो गायब हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला। अब जो ब्रॉडशीट कमीशन है उसने ये रिकमेंडेशन की है और उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक कमर ज़मान और नैब के जो दूसरे उस वक़्त हाई पोजीशंस के ऊपर लोग थे, उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी का तयन किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी याद करा दूँ कि जो आसफ जरदारी साहब और उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो बाकी क़यादत थी, उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो इसलिए आपको याद होगा कि बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी और हम ब्रॉडशीट कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं और हमारी जो लीगल टीम है उसका जायज़ा जो है वो ले रही है। इसके साथ साथ ब्रॉडशीट कमीशन ने ये कहा है कि जो, और ये आपको जिस तरह से मालूम है कि एविडेंस को यानी शहादतों को ज़ाया करना या छुपाना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लिहाजा उस वक़्त के जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर लोग उनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो उसमें उस काबिल अमल जो है उसको बनाया जा रहा है। इसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने चीनी माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सट्टेबाज़ों के ख़िलाफ़ जारी एक्शन के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस जो ब्रीफिंग है इसका जो चूँकि तफसीलात पहले शहजाद अकबर दे चुके हैं तो बहुत तफसील मैं नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना है कि तकरीबन 11 के करीब लोग जो हैं उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है और पता ये चला है कि तमाम ही जो शुगर मिलों का, ये बड़े शुगर मिलों का, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि 45% जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन है वो 2 फैमिलीज़ के पास है, एक जरदारी साहब के पास और एक नवाज शरीफ साहब के पास। तो इनके समेत जो बाकी लोग हैं उन्होंने सट्टे के ज़रिए की चीनी की कीमत जो है वो बढ़ाई और उस तरह से एक वो क्रिमिनल ऑफेंस के मुर्तकिब हुए और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हुए। लिहाजा उधर भी जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जो है वो दिया गया है।